औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान अब भी कोरोना वायरस को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और जो बातें वफाक की जानिब से, जो इक़दामात वफाक की जानिब से उठाए जा रहे हैं, उस पर अमल दरामद सिंध हुकूमत बिल्कुल करेगी। लेकिन सिंध हुकूमत ने ऐलान ये कर दिया है कि उसके तहत SOPs बनाई जाएंगी और उसके बाद इन अहकामात पर, इन इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ अजीब और पुरस्रार होते जा रहे हैं, जिसके बाद चीज़ें सोशल मीडिया पर भी खुलकर पूछी जा रही हैं, मीडिया पर भी खुलकर पूछी जा रही हैं और अब शायद कहीं ना कहीं वो मामलात इबाम से हटकर साजिशी थ्योरीज की तरफ जाते हुए दिखाई दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तान में मरीजों की तादाद दुनिया से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला निकलकर सामने आ रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं? याहिया जाफरी, जो कि कोरोना का पहला शिकार था पाकिस्तान के अंदर, ईरान से आया हुआ ये शहरी जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती थी, कोरोना का पहला पेशेंट था जिस पर मीडिया ने वाज़े तौर पर इस बात की निशानदही की थी कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला पेशेंट मौजूद है। लेकिन आज मामलात क्या हैं? कोरोना का पेशेंट होने के बाद भी वो शख्स एक हफ्ते तक शहर में खुलेआम घूमता रहा, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता रहा, अपने छोटे भाइयों के साथ खेलता कूदता रहा और अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ वो बेतकल्लुफ होकर अपने दिल की बातें किया करता था, अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करता था, उनके साथ घूमता रहा, फिरता रहा, आता रहा, जाता रहा। लेकिन आज याहिया जाफरी सेहतियाब हो गया। हत्ता के ईरान इराक से आया हुआ तबर्रुक भी याहिया जाफरी ने अपने खानदान में अपने हाथों से तकसीम किया। लेकिन आज मामलात क्या हैं कि याहिया जाफरी सेहतियाब हो गया है, उसके खानदान में, उसके दोस्त अहबाब में, उसके घर वालों में, उसके मोहल्लेदारों में, उसके दोस्तों में कोई एक कोरोना का पेशेंट भी अब तक नहीं निकला। जिसके बाद चीजें अब दोबारा उसी तशवीशनाक सूरत हाल में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया अगर आप उठा के देख लें तो एक तबका ऐसा दिखाई देगा जो कि कहता है कोरोना वायरस आधी मौत का दूसरा नाम है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस नज़ला जुकाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब किसकी बात दुरुस्त है, किसकी बात गलत है, ये आने वाले वक्तों में चीजें मजीद सामने आएंगी। पहले भी आ रही हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी पर्दादारी अब भी मौजूद है। महकमा तालीम और तालीम के शोबे पे अगर कुछ बात कर ली जाए तो महकमा तालीम सिंध ने फीसें कम ना करने पर 55 निजी स्कूल्स को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया है। मामलात वहीं आ जाएंगे कि ताजरों से बारहा इसी प्लेटफॉर्म से मैं सवाल कर चुका हूं कि जनाबे वाला 365 दिन अगर आपने दुकानें खोली हैं, साल के 365 दिन, और अगर 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना दुकानें बंद रखनी पड़े तो क्या मुलाजमीन को अपनी जेब से तनख्वाह देने में कोई कबाहत मौजूद है? 365 दिन में क्या ताजिरों ने कुछ नहीं कमाया? या ताजिर तबका भी उसी तबके में शामिल दिखाई देता है जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है? और यही बात अब निजी स्कूल्स के हवाले से भी आ रही है। अवाम और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी यही बात की कि अगर 1 महीने या 2 महीने नफा नहीं कमाया जाएगा तो कोई कयामत नहीं आ जानी। कुछ स्कूल्स की जानिब से यह इतलात मौसूल हो रही है कि फीसें वसूल कर ली गई, तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जबकि कुछ की जानिब से यह कहा जा रहा है कि तनख्वाहें आधी दी गई, फीसें पूरी वसूल की गई। कुछ स्कूल्स ने जो हैं वो तमाम अहकामात और तमाम इक़दामात की धज्जियां उड़ाई हैं और 20% इजाफे को, 20% जो कटौती का कहा गया था कि फीस में 20% की रियायत दी जाए, उसको पसे पोस्ट डालकर पूरी फीसेस वसूल करने के नोटिस डायरीज में लगा लगा कर और इरसाल कर दिए हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ
तशरीफ रखते हैं शरफ-उज़-ज़मा साहब, चेयरमैन पिस्मा हैं। बहुत शुक्रिया शरफ-उज़-ज़मा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है वहाब हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया वहाब भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज बिल्कुल करेंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वहाब भाई, गुफ्तगू का आगाज में सर आपसे करूंगा क्योंकि आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाब भाई बताइएगा सर, जो इकदामात विफाक की जानिब से किए गए, तामीराती शोबे को रिलीफ देने की बातें की गई, तामीराती शोबा खोलने की बातें की गई, या जिन जिन शोबों को रिलीफ देने की बातें अब की जा रही हैं, आप लोग मुत्तफिक हैं उन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा? SOPs क्या हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव अभी जाके लिया है इंडस्ट्री को खोलने के लिए, उसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो शोबा है स्पेशली, उसको अभी मेरे ख्याल में ना खोला जाता तो बेहतर है, क्योंकि ये वबा जो है फैल रही है मज़ीद। अच्छा, इसको रोकने के लिए सबसे बेहतर जो इकदाम सिंध गवर्नमेंट ने पहले लिए, जिसमें पूरी दुनिया में स्पेशली चाइना ने लॉकडाउन किया और तमाम लोगों को, तमाम शोबों को बंद कर दिया, क्योंकि अगर आपके लोग ज़िंदा रहेंगे तो आपका मुल्क रहेगा, आपकी मईशत रहेगी। और अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी मईशत रहे और लोग ना रहें, तो अपने ख्याल में मुल्क में कुछ भी नहीं रहेगा, लोग मर जाएंगे सब। अच्छा, कंस्ट्रक्शन को नहीं खोलना चाहिए था? कंस्ट्रक्शन के अलावा और जो डिपार्टमेंट है उनको भी बंद रखना चाहिए। अच्छा, ये आपकी ज़ाती राय है या पार्टी मौके? मेरी ज़ाती राय नहीं है। अच्छा, इसमें आपकी पार्टी ऐसा सोचती है? मेरी पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है इस पे। अच्छा, क्योंकि आज भी CM साहब ने ये डायरेक्शंस दिए जी, और एक मीटिंग भी कॉल की थी जिसमें ये कहा था कि हम सब डिपार्टमेंट को नहीं खोल सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी अमवात हो रही हैं उससे ज़्यादा खदशा हमारे पास भी ये है कि हम समझते हैं हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम उनको बाद में बियर कर सकें, और हमारा मुल्क में अगर ये वबा ज़्यादा मज़ीद फैल जाएगी तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं कंस्ट्रक्शन शोबे की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और ले गए। कंस्ट्रक्शन का जो शोबा खोला गया है वो ज़रूरी था खोलना? क्योंकि अगर आप लोगों की नज़र में उसको नहीं खोलना चाहिए था तो सिंध हुकूमत ने इकदामात को सराहा क्यों और इकदामात पर इम्प्लीमेंट करने की बातें क्यों की? देखिए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ दूसरी और भी चीज़ें हैं कि आपने ट्रांसपोर्टेशन देनी है उन लोगों को जहाँ तक वो लोग पहुँचेंगे, और अगर कोई चीज़ मतलब एक बंदा कोई इन्फेक्टेड है उसमें, जी लाजमी एक जगह पे काम करेंगे और वहाँ से इन्फेक्शन मज़ीद फैलेगा। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। तो सर 18वीं तरमीम के बाद तो सारी पावर्स आपके पास मौजूद है ना सर? आप लोग बोल देते कि विफाक अगर खोलना चाहता है तो खोल दे, हम नहीं खोलेंगे अपने सूबे के अंदर। आप लोगों ने भी खोलने का ऐलान देखिए, हमने अपने सूबे में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, CM साहब और उनकी पूरी टीम, हेल्थ मिनिस्टर के साथ, और जो लोग वाबस्ता हैं। अच्छा, तो वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को सरअंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल भी किया है। जी। मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि वफाक को पहले भी कहा गया था कि बॉर्डर्स वगैरह जो जैसे तफ्तान से लोग आए, तफ्तान बॉर्डर से लोग आए, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए जो लोग सऊदी अरब से आए और दूसरे ममालिक से आए जो इन्फेक्टेड थे, उनको चेक नहीं किया गया प्रॉपर और उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद कहाँ से कहाँ लांडी की घुमा दिया आपने मुझे। मैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का शोबा अगर विफाक ने खोला था 18वीं तरमीम के तहत, आप लोगों ने तरदीद करनी थी उसकी कि नहीं जी हम नहीं खोलेंगे। देखिए, हमने अपने तौर पे इस चीज़ को बेहतर करने के लिए काम किया है। अच्छा। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर फेडरल का अपना एक मौक़िफ़ है तो उसको हमने तो तामीरात के शोबे में से रोका नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, हमने उनको रोका नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। और आज भी CM साहब ने कहा कि हम फेडरल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। अच्छा। आज कल जो है प्राइम मिनिस्टर को आना था कराची में, उनका अभी प्रोग्राम जो कैंसिल हो चुका है। जी। मैं नहीं समझता कि फेडरल इस बात में मुत्तफिक है, सिंध को वो साथ लेके नहीं चलना चाह रहे। अच्छा, चलें ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शरफ-उज़-ज़मा साहब, चेयरमैन पिस्मा मेरे साथ मौजूद हैं। शरफ-उज़-ज़मा साहब, जनाब वाला, अभी जो मामलात दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की कि कंस्ट्रक्शन का शोबा खोल दिया गया, हालांकि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, खोलना चाहिए था ज़राअत का शोबा, क्योंकि लोगों को रोटी ज़्यादा ज़रूरी है सर, घर तो किराए का भी मिल जाता है। क्या लगता है सर, इनिशिएटिव लिया जा रहा है इस मामले को लेकर भी? एक्चुअली हमारे मुल्क में सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हमारे यहाँ सियासतदानों में एका नहीं है। सही। अपने अपने मकासद को हासिल करने के लिए या अपना वीटो इस्तेमाल करने के लिए प्रेस मीडिया में जो बयानात दिए जाते हैं, इससे अमूमन अवामुन नास जो है वो बड़े मुतनफ़िर हो जाती है।
कि वफाक के जानिब से कुछ और कहा जाता है और सूबे के जानिब से कुछ और कहा जाता है। ख़ास करके आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, ख़ास करके मैं ये बताऊँ कि सूबा सिंध में इसमें नो डाउट जो वहाब अब्बासी साहब ने कहा कि सूबा सिंध में तो बहुत पहले से ही इन्होंने एहतियाती तदबीर अपना ली थी, जबकि पूरे पाकिस्तान में इसके बारे में गुफ्तगू भी नहीं हो रही। सही। और इन्होंने इंतजामात अपने पूरे कर लिए थे। लेकिन हुआ ये कि सबसे पहले जो असरात आए वो तालीमी इदारे पे आ गए कि 27 फरवरी से तालीमी इदारे बंद किए गए। ठीक है, हम सब ने उसको यस किया, चूँकि मैं भी कामे कमेटी बड़ा तालीम गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं मेंबर हूँ जी जी, और हमें यस करना था और हमने यस किया उसके लिए। लेकिन जिस अंदाज में लॉकडाउन किया गया जी, और उन चीज़ों की तरफ तवज्जो कम से कम रही कि अगर ऐसा होता कि पहले पब्लिक के अंदर आगाही मुहिम शुरू की जाती, पब्लिक को बताया जाता कि आप लोग अपनी रोजी रोटी जो कुछ कमा रहे हैं थोड़ा सा 2 पैसे उसमें बचा के रखें, इसलिए कि आगे चल के हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर भी ये मर्ज फूट सकता है, चूंकि ये छूत की बीमारी है। ठीक है, छूने से लगती है, थूक से लगती है, तो इस वजह से ये बताना चाहिए था। ये बताने के बजाय हमने फौरी तौर पे, मतलब मैं अपनी सिंध गवर्नमेंट के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कह दिया कि ये काबिल तारीफ है कि उन्होंने सबसे पहले हिकमत अमली इस्तेमाल की। लेकिन वो जो गरीब पथाड़े वाले हैं, जो ठेले लगाने वाले हैं, जो रोज़ाना मजदूरी करने वाले हैं, जो सब्ज़ी मार्केट में ठेला लगाकर सब्ज़ी बेचने वाले हैं, या जो मजदूर हैं या मैकेनिक हैं, आपने इन सब को एक ही डंडे से हाँक दिया। सही। आपने सारी चीज़ें लॉकडाउन कर दी। जब उन बेचारों की रोजी रोटी का ही सहारा नहीं रहेगा तो वो आपकी बात कब तक मानेंगे? मतलब वो मानने को तैयार हैं, लेकिन मजबूरी उनके घर के अंदर है कि कोई अपने बच्चों को भूखा देख नहीं सकता। तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो या कोई से भी कंपनी हो, जी। हर कंपनी में लॉकडाउन करने से पहले, हिकमत अमली तय करने से पहले आपको आगाही मुहिम चलाना चाहिए था। और उन लोगों को, जो लोग आपके सर्विस होल्डर थे, आपने बाद में भी अपने तनख्वाहदार को तो तनख्वाह दिया, अभी भी आप तनख्वाह दे रहे हैं। जो लोग सरकारी अफसरान हैं या जो मुलाजमत करते हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार, सबको तो पैसे मिल रहे हैं। जो मजदूर तबका है, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो ठेले लगाने वाले लोग हैं, वो मर गए। अच्छा। इसलिए कि रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं, ये पैसे को सेव कर नहीं पाते हैं, इसलिए कि इतनी ज्यादा आमदनी नहीं होती है। सही। उस सूरत में उनके लिए तो मुश्किलात हो गई। हिकमत अमली अगर ये होती कि पहले 15 दिन तक आगाही मुहिम दी जाती और उन लोगों का बिल्कुल डेटा कलेक्ट किया जाता, सीरीज बनाई जाती कि कौन कौन से लोग गरीब हैं, कौन कौन से यूसी में हैं, सब चीज पहले से रेडी कर लिया जाता, सब चीज पहले से रेडी कर लिया जाता, फिर हिकमत अमली तैयारी मुकम्मल नहीं थी। हाँ, चलें, ठीक है। तो सब चीज सही पार्टी से हुमायूं उस्मान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुमायूं भाई बताइएगा सर, इकदामात हैं और बहुत बड़ा इनिशिएटिव वफाकी हुकूमत की जानिब से लिया गया है कि ज़रात बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, दुकानें बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तालीमी इदारे, सरकारी इदारे सब बंद पड़े हैं सर, लेकिन तामीरात का शोबा खुला रहेगा। अब इस पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वफाक के ऊपर दबाव ज्यादा है या सिंध हुकूमत का रातों रात सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सर। अली भाई देखिए, कंस्ट्रक्शन का शोबा जो खोला गया, तो कंस्ट्रक्शन के शोबे में शायद बहुत बड़े बड़े नाम है आपके सामने जो इसके पीछे फंसे पड़ते हैं, और वो हुकूमतों में हर तरफ हुकूमतों के हिस्से होते हैं। अब बिल्डर माफिया, आपको पता है कि बड़े बिल्डर हैं, उनकी अप्रोच और उनकी पहुंच कहाँ तक होती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम फिर भी आएगी। अगर आपने खोल भी दिया तो मैं नहीं समझता कि वो कंस्ट्रक्शन कर। हुमायूं भाई आपकी आवाज मुझ तक सही नहीं आ रही है, मैं गुजारिश करूंगा पीसीआर के अंदर कि दोबारा इनको कॉल पे लिया जाए, फिर इनसे गुफ्तगू होगी। जब तक मैं वहाब हुसैन साहब की जानिब दोबारा बढ़ता हूं। वहाब भाई, जनाबे वाला, कुछ ना कुछ आवाम भी सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं। लोग कह रहे हैं छूत की बीमारी है, छूने से भी लगती है, लेकिन सर याहिया जाफरी का पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने अभी बैठ के यहाँ पे खोला है सर। क्या लगता है सर, ना दोस्त अहबाब, ना रिश्तेदार, ना जो है वो घर वाले, ना महल्लेदार, किसी में वायरस की तशखीस नहीं हुई, उल्टा याहिया जाफरी भी सेहतियाब होकर घर आ गया सर। तो छूत की बीमारी तो नहीं हुई ना सर? देखिए, ये पूरी दुनिया में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की तरफ उन्होंने मतलब एक हमें डायरेक्शंस दिए थे
कि ये बीमारी जो है छूने से ही हो रही है। आपके करीबी, अगर आप करीब बैठे हैं, अगर कोई इन्फेक्शन किसी में है एक शख्स में, मज़ीद वो इन्फेक्शन आपकी गैदरिंग से हो रहा है, मुख्तलिफ लोग अगर आगे मिल रहे हैं तो उसी से ये चीज़ ट्रांसफर हो रही है। अच्छा चलें ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब एक बार फिर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हुमायूं भाई, सर जी सवाल आपने मेरा सुन लिया था, लाइन मुनक़ता हमें मजबूरन करनी पड़ी। बताइएगा हुमायूं भाई, अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। देखिए अली भाई, मैं इसमें कह रहा था कि आपको भी पता है बिल्डर माफिया पे कौन कितने बड़े बड़े नाम हैं जो तमाम सियासी पार्टियों को होल्ड भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं। तो अगर उनको खोला गया, अच्छी बात है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि क्यों खोला गया, लेकिन इन सबको प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी कि आपकी सारी मजदूर तबका, जो लेबर तबका है, जो आपके सामने ज्यादातर पेशावर से ताल्लुक रखता है या पंजाब से ताल्लुक रखता है या इंटीरियर सिंध से ताल्लुक रखता है, तो वो तो बेचारा अपने घरों पे जा चुका था ना, तो किस तरह ट्रैवलिंग करके आएगा? ना आपकी ट्रेनें चल रही है, ना आपकी बस सर्विस चल रही है, तो वो सारे लोग तो बेचारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। और अली भाई, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको भी इस चैनल के थ्रू आपके इंकिशाफ करने जा रहा हूँ कि देखिए, लॉकडाउन फेडरल और सिंध गवर्नमेंट, माजरत के साथ मैं ये कोई सियासत नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, ये मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप चाहेंगे तो इसके एविडेंसेस भी मैं आपको पुट अप कर दूंगा। अभी मेरे सामने 13 दिन पहले एक केस आया, एक सिराज साहब नामी शख्स लसबेला, कराची के लसबेला इलाके के थे, जिनकी शदीद तबीयत खराब हो गई और उनको एक प्राइवेट अस्पताल, मतलब जो चैरिटी पे चलता है, इंडस अस्पताल, वहां पहुंचाया गया, जो अभी भी वेंट पे मौजूद है इस वक्त, मतलब 13 दिन से 14 दिन से। तो उनकी पूरी फैमिली के जो बाद में उन्होंने बड़े इंसिस्ट किया, और हालांकि 5 दिन बाद और उसकी पूरी फैमिली के 9 अफराद के टेस्ट हुए, जिसमें से 5 के पॉजिटिव आए और 4 के नेगेटिव आए। उन 5 अफराद को ये कहकर अस्पताल वालों ने कहा कि जी आप अपने आप को जाकर खुद क्वारंटाइन कर ले अपने घर के अंदर। अब मजबूरी में क्या हुआ, उनका एक 13 साल का बच्चा था, उसने लसबेला के अंदर एक करियाने की दुकान खोल ली, क्योंकि रोज कमाने वाले और उजरत वाले पे करियाने की दुकानें खुल रही थी। उस दुकान पर अगर 40 बच्चे रोज आ रहे थे, कस्टमर आ रहे थे, या 80 कस्टमर रोज आ रहे थे, तो जाकर 80,000 लोगों को वो डिवाइड कर रहे थे ना, फैला रहे थे। तो देखिए हुकूमत की कैसी पॉलिसी है, आप बेकार में कह रहे हैं 2 हफ्ते के मजीद लॉकडाउन, जिनमें पॉजिटिव आ रहा है आप उनको क्वारंटाइन तो कर नहीं रहे, आप उनको फैसिलिटी दे नहीं रहे, आप इंश्योर कर ही नहीं रहे कि वो आम पब्लिक में जाकर ना मिले या आम पब्लिक में नहीं बैठे। जब वो बाकातशी की तरफ जाएंगे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, अपना ज़र-ए-माश तो ढूंढेंगे। उन्होंने करियाना स्टोर का खोल लिया, उस करियाना स्टोर के बदले आप सोचेंगे 40-50 हज़ार लोगों को मैं फैला दिया। ये तो सारा ड्रामेबाजी है भाई। अगर आपने इसी तरह का लॉकडाउन रखना है तो खोल दो ना, फिर गरीब को क्यों आप इंतशार की तरफ लेके जा रहे हो? तो आप क्यों मजबूर कर रहे हो कि कल रोडों पर आकर लोग मुझे मारें, आपको मारें, हमारी गाड़ियां छीनें, हमें जला दें, गिरा दें? ये इंतशार की तरफ आप लेके जा रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, आप कोई लॉकडाउन नहीं कर रहे हो। अगर आप रियल लॉकडाउन कर रहे होते तो आप उन 5 लोगों को क्वारंटाइन करते, उनको घर पे नहीं जाने देते। यही सिचुएशन पंजाब फैसलाबाद से मुझे रिपोर्ट हुई कि वहां पे पॉजिटिव आया, उनको अस्पताल, सरकारी अस्पताल ने कहा कि घर जाकर आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। यार मुझे एक चीज बताएं, जिसको आप कह रहे हैं घर जाकर क्वारंटाइन कर लें, उससे 50 दोस्त भी मिलने आते होंगे, रिश्तेदार भी मिलने आते होंगे, तो ऑटोमेटिकली तो बहुत फैल गया। आपके इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर, जिस तरह बेदर्दी से, देखिए 3 करोड़ की आबादी का शहर है, आपको पता है, छोटे छोटे फ्लैटों में लोग रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, आबादियां आपकी तरह गुंजान आबाद इलाके हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मकान हैं। इस वक्त ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सिर्फ हुकूमत की 2 लॉकडाउन की पॉलिसी से मैं नहीं समझता कि हमें कोई फायदा हुआ है, ना फेडरल की किसी पॉलिसी से कोई फायदा हुआ है। अब जो कुछ होना है वो अल्लाह की रजा से होना है, लोगों में फैल चुका है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप जाएं उन इलाकों में जहां ये करियाने की दुकानें खुली थी, जहां पॉजिटिव आए, जिनको आपने अपने घरों में भेज दिया, उनके इर्द टेस्ट करें, आपके पास टेस्ट किट ही नहीं है, वो सारे पॉजिटिव निकलेंगे। और फिर उसके बाद आप ड्रामेबाजी करते हैं कि हम 2 हफ्ते मजीद क्वारंटाइन कर लें। आप क्या सिर्फ बड़े आदमियों को बचाना चाह रहे हैं कि वो बंगलों के अंदर महफूज हो जाए, हम लोग महफूज हो जाए, गरीब आदमी मरता है तो मर जाए? यही होता रहा ना 72 साल के अंदर, गरीब की किसी को परवाह नहीं है। और इस वक्त मैं समझता हूँ तमाशा भाई, तमाशा लगा हुआ है। फेडरल भी तमाशा कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी इस तमाशे के अंदर मतलब इसे, अगर ये सीरियस होती फेडरल गवर्नमेंट, मैं फेडरल गवर्नमेंट को आप जवाब देना चाहता हूं, फेडरल गवर्नमेंट सीरियस होती तो हमने कहा था, जिस तरह मेरे भाई अभी एक आपके प्रोग्राम में बैठकर तज़किया दे रहे थे कि यूसी भाई, हम तो कह चुके थे भाई, हम तो उनके अंडर काम करने के लिए तैयार हैं। 20 दफा ने चैनल पे कहा है कि आप हमेशा सदारती ऑर्डिनेंस से कानून निकालते थे। सदर साहब को चाहिए एक सदारती ऑर्डिनेंस से तमाम यूनियन काउंसिल्स के जो इलेक्टेड लोग थे, जिनको आपने गैर फाल किया हुआ है या जो फाल है, आप उनसे फाल कर देते, उनके नीचे हम अंडर बाय खुशी से जाके काम करते। फिर वो टीम सही ऑडिट करती इलाके के अंदर किसको कोरोना हो चुका है, उसको इंडिकेट करती, उसको पहुंचाती, उसका। ठीक है हुमायूं भाई, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मैं सिंध हुकूमत से जरा जवाब ले लूं। वहाब भाई जनाबे वाला, जो सूरत हाल हुमायूं भाई ने बताई कि अगर इंटस अस्पताल से 5 लोगों को वापस भेज दिया गया, उसमें एक ने करियाना की दुकान खोल ली, उसमें 80 लोग आ गए, तो 80 के 80 पॉजिटिव हो जाएंगे। सर लॉकडाउन किस तरह का सर लॉकडाउन है? बाहर निकलेंगे कोरोना मार देगा, घर में रहेंगे भूख मार देगी सर।
तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी कठपुतली का तमाशा लगा रखा है सर। देखिए, हुकूमत सिंध ने पहले सब तकरीबन तमाम लोगों को ये डायरेक्शंस और ये नोटिफिकेशन निकाल चुके थे। स्कूल की छुट्टियां ऑलरेडी कर चुकी थी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने ये पहला कदम लिया था। अच्छा। कि इंस्टीट्यूट जितने भी थे सिंध के तमाम इंस्टीट्यूट की छुट्टी कर दी थी जी। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सब बंद कर दिए थे। अच्छा। उसके बाद ये भी डायरेक्शन दिए थे कि दुकान जितनी भी तकरीबन मार्केट्स वगैरह सब बंद कर दी थी। सिर्फ चंद दुकानें जिसमें खाने पीने की अशिया, दूध और दूध की दुकानें और फार्मेसी की शॉप्स, मतलब वो सिर्फ खुली रखने का कहा गया था। अब उसमें लोगों को खुद को भी इस जो है ऑर्डर को मानना था और इस पे जो है ना इस चीज़ को आगे खुद इन्होंने इस तदाबीर को लेना था। अच्छा, लेकिन कैसे? लोगों ने खुद इन चीज़ों को वायलेट किया। अच्छा। इवन 144 सेक्शन भी इम्पोज किया गया, लेकिन उसकी भी वायलेशन की गई। उसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR भी कटी जिन्होंने वायलेशन की, केसेस अच्छा। भी लॉन्च हुए उनके खिलाफ। ठीक है जी। तो कैसे खाएंगे वो लोग, कैसे खाएंगे सर जो रोज की दिहाड़ी वाले हैं, जो कि वेटर हैं, जो कि मैकेनिक हैं, जो कि गड्ढा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, वो कहां से खाएंगे सर? इस हालत में मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने DCs के टीम बना के तकरीबन सिंध के जितने भी जिले हैं जी। जितने DCs हैं उनके साथ जितने हमारे UCs के चेयरमैन हो गए, चाहे वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, PTI के चेयरमैन थे या MQM के चेयरमैन थे या किसी और पार्टी के चेयरमैन थे, उनको साथ लूप पे लिया गया था और उनके साथ मिलके UC चेयरमैन को? जी, तमाम UC चेयरमैन को DC के साथ। भाई वो तो रो यही रहे हैं कि जनाबे वाला ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जा रहा, हम ना 3 में है ना 13 में लेके राशन जो तकसीम हुआ है कराची में और पूरे सिंध में तमाम UC चेयरमैन को बशमूल उनके कुछ काउंसलर्स को और एक NGO के बंदे को, एक फीमेल मेंबर को, ये अच्छा। लेके तकरीबन 5 से 6 लोगों की टीम बनी थी जी। उनके तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया और राशन तकसीम किया तमाम UCs में। अच्छा चलें ठीक है, और आपने सिंध कह गवर्नमेंट दिया के तो अलावा मैं मेरे मान ख्याल में लेता कोई हूं। ऐसी सिंध गवर्नमेंट के अलावा किसी और गवर्नमेंट ने, किसी और सूबे की गवर्नमेंट ने इन UC जो इलेक्टेड लोग थे इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लेके इनको काम किया। चलें ठीक है, शरफुज़्ज़मा साहब एक बार फिर जनाबे वाला आपकी तरफ आऊंगा। शरफुज़्ज़मा साहब, जनाबे वाला क्लियर कर दें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आबादी में थोड़े से पेशेंट कोरोना के निकल आते हैं, सूरत हाल जिस जानिब जा रही है और जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, मुस्तकबिल में सूरत हाल ये होगी कि कोरोना पेशेंट्स के अंदर थोड़ी सी आबादी निकल आएगी सर। बहुत अफसोस का मुकाम है जी। जिस अंदाज में इस कोरोना वायरस को हैंडल किया जा रहा वो इंतहाई गलत है, इसलिए कि लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है और यहाँ तक के बात हो रही है कि अगर कोरोना की वजह से किसी की मैयत हो गई, उसको किसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया तो उसके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही है कि वहाँ क्यों दफनाया गया, उसके लिए कब्रें अलग से हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक है, उसकी इस तरीके से मैयत की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपने हिस्से का जवाब अल्लाह पाक को देना है। बिल्कुल। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मिट्टी में दफन होने के बाद तमाम जरासीम खत्म हो जाती है। कोरोना वायरस के हवाले से जो लोग मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले हैं वो मेरी बात को सुन रहे होंगे कि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, सांस के जरिए फेफड़ों में को अफेक्टेड करता है। ठीक है। जब आप का जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो सांस का सिस्टम बंद हो जाता है। जब सांस का सिस्टम बंद हो जाएगा तो जरासीम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में मैयत की बेहुरमती ना किया जाए। मैयत पे किसी किस्म की कोई जरासीम नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो फेफड़ा अफेक्टेड है और वो जब मर चुका, सांस का सिस्टम ही उसका मुनक़ता हो गया है तो बात खत्म हो गई। और ये जो खौफ व हरास फैलाया जा रहा है कि फलां जगह पे हो गए, पूरे UC को बंद कर दो, पूरा ब्लॉक कर दो, लॉकडाउन कर दो, भाई इस तरीके से तो लोग खौफ व हरास में मुब्तला हो गए हैं। आप कर क्या रहे हैं? इजी वे में काम करें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझ में आ गई है, उस घर का एड्रेस निकालें, उनके पास जाएं, उनसे दरख्वास्त करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। जिस तरीके से आपके मेहमान भी अभी कह रहे थे कि भाई आप चलें, जो हमने सेंटर बनाया वहाँ चलकर आप थोड़े दिन आराम कर लें। सही। आपका खाना पीना सारी चीज़ें घर पे जो लोग हैं उनका इंतज़ाम भी हम कर देते हैं, आपका भी इंतज़ाम कर देते हैं। ये तो एक बेहतर हिकमत अमली
फैमिली होती, अगर फर्ज कर लें कि इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर 1200 अरब रुपए रखे गए हैं कोरोना के रोकथाम के लिए या गुर्बत को मिटाने के लिए, लोग भूख से ना मर जाएं उस काम के लिए, तो 1200 अरब रुपए तो पाकिस्तान के लिए बहुत है। इसके लिए तो कोई इतनी हिकमत अमली है नहीं। अच्छा। हेड ऑफ फैमिली शनाख्ती कार्ड, जो कुंबे का जो सरबराह है, शनाख्ती कार्ड उसका ले, उस शनाख्ती कार्ड के मार्फत से आप फौरी तौर पर रकम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बैंक में जाओ, अपना शनाख्ती कार्ड दो हेड ऑफ फैमिली के लिए, तो दो ये और एहसास रकम प्रोग्राम चल तो रहा है सर, एहसास किफालत प्रोग्राम के जरिए जी, लेकिन बहुत मुश्किलात है उसके अंदर, उसमें प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किलात है। अच्छा। यानी ये कि बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और एक जगह पे जमा गफीर होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, उसको हैंडल किया जा रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरीके से अफरा तफरी ना फैलाया जाए, लोगों के अंदर खौफ व हरास ना फैलाया जाए, इजी वे में ले। अरे जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, एहतियात करना है। अल्लाह पाक ने हमें ज़हन दिमाग दिया, अशरफुल मखलूकात बनाया, इसलिए बनाया कि सोच समझ के इकदाम करें। हमें सोच समझ के इकदाम करना चाहिए। आप खौफ से मार देंगे, आप भूख से मार कहा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस पर भी बात होगी कि इतना ज्यादा पैनिक फैला दिया गया है कि लोग नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर किसी को खांसी आ जाए, किसी को छींक आ जाए, किसी को जरा सा नजला हो जाए, बुखार हो जाए, तो वो यही तसव्वुर करना शुरू कर देता है कि मैं कोरोना वायरस का शिकार हो गया हूं। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। हुमायूं भाई, जनाबे वाला बताइएगा, विफाक के हवाले से जो इकदामात किए जा रहे हैं, सिंध हुकूमत ने कुछ उनके इकदामात पर अमल दरामद किया है और कहा है कि इस पर SOPs को मुरत्तब किया जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी सियासत कर रहे हैं। क्या लगता है, जो लोग 15 दिन तक नजर नहीं आए, उनको सियासत जेब देती है अब किसी पे तनकीद करना? अच्छा, मैं सॉरी इस बात पे भी आऊंगा, लेकिन पहले जो भाई ने अभी बात की थी, जबरदस्त बात की थी कि ये जो इंसान की डेथ बॉडी के साथ इस पे WHO की रिपोर्ट भी आ गई है, जो बंदे की डेथ होती है। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोग बिला वजह खौफजदा हो रहे हैं। मैं बल्कि आज एक अथेंटिक इदारे है जो ईडी साहब, उनको देख रहा था टीवी पे, और वो कह रहे थे हम डर रहे हैं और लोगों की मैयतें आ रही हैं, हम नहीं ले रहे। और बाबा, अल्लाह के वास्ते WHO की रिपोर्ट पढ़ लें, अपने मुल्क में ये चीज आम करें कि जब बंदे की डेथ हो जाती है तो जो भी उसके अंदर वायरस है उसी वक्त खत्म हो जाता है उसकी बॉडी के साथ। पहले तो उसकी बॉडी से डरने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि उसकी गुस्ल भी करें, तदबीन भी करें, बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरह हमारा दीन हमें कहता है। थैंक यू उस्मान भाई, थैंक यू। ये देखें, ये बात बहुत अहम बात है ना, लोगों तक पहुंचानी है ये बात, ताकि लोग जो खौफजदा हो रहे हैं ना, बेचारा कोई अगर अल्लाह की, देखें वो शहीद है, जो वबा से मर गया मेरी नजर में वो शहीद है। आप शहीद की बेरुमती कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उससे फिर इस तरह, आप पहले पढ़ लें WHO की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद आप अंधेरे हो, मतलब जाहिल है हमारे यहाँ तकरीबन सारे लोग। भाई ने बड़ी प्यारी बात की, अच्छी बात की। इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब पढ़ी लिखी बात करेंगे तो लोगों को समझ में आएगी। अब मैं आ जाता हूँ आपके जवाब की तरफ। आज जिस तरह भाई ने भी मुझे बताया कि डिप्टी कमिश्नर, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, आज एक 6 डिस्ट्रिक्ट है कराची के, एक असिस्टेंट कमिश्नर का मुझे राब्ता हुआ है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे इलाके में बहुत ज्यादा गुर्बत है, आप लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इन घरों में भी आकर आप राशन दे जाएं। अगर कमिश्नर्स को पैसा आ रहा होता या राशन मिल रहा होता तो असिस्टेंट कमिश्नर एक डिस्ट्रिक्ट की, आप कहेंगे तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको नाम भी बता दूंगा, उनकी कॉल रिकॉर्ड है, वो कॉल भी आपको सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, ये सब ड्रामेबाजी है, ये पैसा पता नहीं किधर जा रहा है, हमारी समझ से बाहर है। आप मेहरबानी कर आप मेरे इलाके में आए, ये घर है, मैंने उनकी लिस्ट तैयार की, इनको राशन खुदा की कसम, मैं इसमें कोई सियासत नहीं कर रहा, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर ये बात कर रहा हूँ। अब या तो वो असिस्टेंट कमिश्नर पर झूठ बोल रही है या फिर गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, फैसला करने का वक्त है ना। देखिए इस वक्त मैं आपको, फिर आप आ जाता हूँ वफाक और सुबाई। देखिए, आपको मैंने बताया कि आप अगर जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपने कंस्ट्रक्शन खोल दी है और लेबर आपके पास नहीं है, सीमेंट फैक्ट्री आपके पास नहीं चल रही, ईंट बनाने वाला भट्टा नहीं चल रहा, या ईंट बनाने वाले मजदूर वहां पे काम नहीं कर रहे, ईंटों की सप्लाई नहीं है, सरिये की सप्लाई नहीं है, लकड़ी की सप्लाई नहीं है, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाएगी यार? बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें डलती हैं यार, बहुत सारी चीजें डलती हैं बॉस।
ये जब तक तमाम कारोबार टोटली ओपन नहीं होगा ये सारे नहीं चल सकते, सारे काम एक दूसरे के बिल्कुल जुड़े सही। में धागे की लड़ी की तरह। दुरुस्त। मैं ये समझता हूँ कि फेडरल को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए। आप क्वारंटाइन नहीं कर सके, ना तो उनको बॉर्डर पे कर सके, ना किसी को कहीं पे कर सके, ना बल्कि कराची के अंदर जो पॉजिटिव रिपोर्टें आई, फैसलाबाद में जो पॉजिटिव रिपोर्टें आई, आप उनको क्वारंटाइन नहीं कर सके तो अभी ड्रामा बंद करें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें, खोल देंगे लॉकडाउन का ड्रामा, खत्म कर दें। और जो आपने बात की जो घरों में बैठे हुए थे, मैं जानता हूं उन लोगों को जो चाइना एम्बेसी में जब केस हुआ था तो जेम्स बॉन्ड बनकर 007 की तरह उतरे थे कि उनसे बड़ा तुरम खान कोई नहीं है इस वक्त शहर के अंदर। और आज जब उन पे कोरोना की बारी आई है तो अपने घरों पे आलमगीर के घर पे कल स्प्रे हो रहा था, आपने देखा नहीं कि केएमसी और उनसे मेरी जो बात उसके उनके घरों पे स्प्रे हो रहे हैं, डिफेंस के कई घरों पे स्प्रे हो रहे हैं, जो मिनिस्टर्स के घर हैं, गरीब के घर पे कोई स्प्रे नहीं हो रहा, गरीब फाके से मर रहा है, वो कह रहा है मुझे 2 वक्त की रोटी दे दें। शर्म की बात है ये, खुदा की कसम, तौबा का वक्त है, अल्लाह के आगे हम सब मिलकर तौबा कर लें। मुझे कोई शौक नहीं है, खुदा की कसम, मेरे भाई बैठे हैं सारे मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, सियासत करने की कोई इस वक्त जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं कौन कितने दिन का मेहमान है। तो खुदा के वास्ते जिनके आंसू गिर रहे हैं, जो बच्चे भूख से मर रहे हैं, भूख सबसे बड़ा मुजरिम है अली भाई, ये रोड पे आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलें ठीक है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ लेता हूं वहाब भाई। जनाब वाला, पहले तो एक सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, बचकाना सवाल है इंतहाई। सर, लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त था और लॉकडाउन के जो समरात आपने हासिल करने थे वो आप लोगों ने हासिल किए सर? देखिए, हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन का फैसला पहले दिन किया था जी। आज भी पहले दिन तो नहीं किया था सर, बहुत सोचा है सर। याया जाफरी के आने के बाद ही लॉकडाउन लगा दिया जाता ज्यादा सही था। आज भी इस फैसले पे सिंध हुकूमत अटल है। अच्छा। और मजीद लॉकडाउन में समरात मिले हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिले। किस सूरत में मिले हैं? देखिए, उसमें बहुत सारी रिकवरी भी हुई है। अच्छा जी। और उसके इसमें बहुत जो चीज वबा मजीद फैलनी थी उसको काफी कवर कर दिया है। अच्छा, तो केसेस कैसे बढ़ गए फिर? देखिए, केसेस जो पहले इन्फेक्शन फैला, अब चीजें टेस्ट हुए, जब लोग वो हमारे पास टेस्ट किट्स नहीं थी। अच्छा। जब टेस्ट हुए उन लोगों के, उसके बाद हमें पता चला कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं, उनके बाद क्वारंटाइन में उनको लिया गया। टेस्ट में ये बात बता रहे थे, टेस्ट रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई थी कि याया जाफरी से पहले का बात का है। मैं समझता हूँ चाइना और अमेरिका से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग भी नहीं है, हमसे बहुत बड़े वो मुल्क हैं जिनसे हम कर्जा भी लेते हैं। बिल्कुल। वहां पर भी इस वबा ने ऐसी इतने लोग मर चुके हैं वहां पर। अमेरिका में मेरे ख्याल में 1 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्शन वहां फैल चुका है। इतने बड़े मुमालिक, ये एडवाइस जो किया गया हमें जो है, हमने WHO और दूसरे हमने चाइना के डॉक्टर्स यहाँ पर आए थे, उनकी ही तजवीज़ पे सिंध हुकूमत ने ये काम किया कि लॉकडाउन के अलावा कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था कि हम ये चीज करते। अच्छा, तो लॉकडाउन के समराट जितने आप लोगों ने सोचे थे वो आपको मिल गए? मैं समझता हूँ काफी बेहतर काम हुआ है, लॉकडाउन से काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला है, काफी अच्छे रिजल्ट। इसको अच्छा कहते हैं सर? इसमें मैं समझता हूँ, देखिए, लोगों की डेथ्स हुई हैं जी, लेकिन मजीद डेथ्स होने के, उनको रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने ये फैसला मजबूरन किया और लॉकडाउन करना पड़ा, जिसमें मुईशत को भी नुकसान हो रहा है। आप लेकिन अमेरिका का बोल रहे हैं, बर्तानिया का बोल रहे हैं, ये तो चले साल अपने लोगों पर पैसा लगाते हैं सर। और हुमायूं उस्मान साहब ने इससे कबल भी मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी कि $2700 एक घर में उन्होंने दे दिए जब लॉकडाउन लगाया सर। आप लोगों ने क्या दिया सर? वो दिलासे और लारे लपो के अलावा वो बहुत बड़े मुल्क हैं जिनका एक बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। अच्छा। हमारे पास बहुत स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, मुईशत हमारी बहुत कमजोर है, लेकिन जिस हिसाब से हुकूमत सिंध ने काम किया, मेरे ख्याल में बेहतर इकदाम लिए और उन्हीं चीजों को फॉलो बाद में फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपने सूबों में। असिस्टेंट कमिश्नर का उन्होंने नाम नहीं लिया सर। मैं समझता हूं, अगर ऑन रिकॉर्ड बात चली गई तो वो उनकी नौकरी खा जाएंगे आप लोग। ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात की है कि ड्रामेबाजी है सर, कोई पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, 2 करोड़ रुपए इशू हुए थे इनिशियली और उसमें राशन तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम यूसीज में फराम किया गया। हो सकता है कि किसी यूसी की आबादी ज्यादा हो, वहां पर राशन ना पहुंचा। भाई खुदा के लिए ग्राउंड रियलिटी से हट के बात ना करें। कि उसको ज्यादा आपको क्या लगता है, एक डिप्टी कमिश्नर को 2 करोड़ रुपए दे दिए तो उसने तमाम यूसीज में राशन बांट दिया? उनके पास जितने वसाइल मौजूद थे, उसके बाद भी हमारे और जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में भी लोगों को राशन पहुंचाया। अच्छा, पर्सनल कैपेसिटी 2 करोड़ रुपए चिल्लर थे ना, मान लें सर। देखिए, बहुत ज्यादा डिप्टी कमिश्नर को 2 करोड़ रुपए चिल्लर। सिंध गवर्नमेंट ने वफाक से
पहले भी जान कहा छुड़ाई था गई सर कि हमें हमारे जो बकायाजात पैसे रहते वो हैं, उतारा गया, वो भी दे दें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। अच्छा। सिंध हुकूमत मेरे ख्याल में लोगों की बेहतरी के लिए इन्होंने डीसीज को लूप में लिया, और यूसीज के भाई ने जो थोड़ी देर पहले कहा किसी यूसी के चेयरमैन को साथ में नहीं लिया गया था, मैं समझता हूँ इन्होंने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। मुझे पर्सनल इस चीज का पता है, मैंने खुद मतलब ये देखा है कि हमारे डीसीज के साथ तमाम तंजीमें एमक्यूएम, पीटीआई या दूसरी मैं नाम तो लेना नहीं चाह रहा था, आप लोगों ने खुद नाम ले लिया। वही नफीस लोग आगे बोल रहे हैं कि जी हमें तो ऑन ग्राउंड लिया ही नहीं जा रहा सर। नहीं जी, ऑन बोर्ड लिया है बिल्कुल, ये अच्छा। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। ये ऑन रिकॉर्ड, ये नोटिफिकेशन निकले, कहेंगे तो मैं आपको दूसरे प्रोग्राम की नोटिफिकेशन, और ये ऑथेंटिक मतलब बात कर रहा हूं मैं। तस्वीरें आप शेयर करेंगे मुझे? मैं बिल्कुल कि तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ यूसी चेयरमैन इस मौजूद बात पे आप प्रोग्राम करेंगे, मैं यूसी चेयरमैन के स्टेटमेंट लेके आपको दे दूंगा। मैं यूसी चेयरमैन को लूंगा सर लाइन पे। बिल्कुल आप ले लें। चले ठीक है। शरफुल जमा साहब, एक बार फिर आपकी तरफ चलूंगा सर। जनाबे वाला प्रोग्राम का आखिरी मरहला आ गया, जरा स्कूल्स के ऊपर भी कुछ बात हो जाए सर। महकमा तालीम के जो अहकामात थे, जो इकदामात थे, जो हुक्म उन्होंने सादिर किया था प्राइवेट स्कूल्स के लिए, उस पर 55 स्कूल्स को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया गया है सर। कौन से स्कूल ऐसे हैं जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इसलिए कि आपने मासूमाना और बचकाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसमें बड़ा खौफ सा महसूस होता है कि पता नहीं अब आप कितने डीपली सवाल पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फौरी तौर पे सिंध गवर्नमेंट से मीटिंग की, और सईद गनी साहब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनके घर पहुंचा, और वहाँ जाकर उनसे बातचीत की और उनको बताया कि सिंध की कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, बाकी सूबे में 16 तारीख से स्कूल बन हुए, 16 मार्च से। ठीक है। सिंध में आपने 27 फरवरी से बंद कर दिया। ठीक है। हमारी तो मार्च की भी फीस गई। अच्छा। लोग तो अप्रैल मई को बहाना बना रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हमारी तो मार्च की भी गई। अच्छा। हमने जाकर उनसे बातचीत की कि देखें, बात 20% डिस्काउंट करने का नहीं है जी। बात सबसे पहले तो यह है कि आप पहले नापतोल करें, वो पैमाना लाएं कि आपको ये मालूमात हो कि आपके सूबे में कितने % स्कूल ऐसे हैं जो दरमियाना दर्जे के हैं, जो बिल्कुल निचले दर्जे के हैं, और जो बहुत हाई फाई तालीमी इदारे हैं। अच्छा सर, बच्चे तो सब में पढ़ते हैं सर। हाँ, सब में पढ़ते हैं, और उस्ताद भी सब में होते हैं, बिल्कुल, और सब स्कूल ही कहलाता है, लेकिन कंडीशन सबका अलग अलग है। ठीक है। इस सूरत हाल में मैं बताऊं आपको कि 60%, मोर देन 60% तालीमी इदारे सुबह सिंध में जो हैं वो है 500 से लेके 1500 रुपए फीस वाले। ठीक है। और यहाँ मसला क्या हुआ, यहाँ ना फीस का मसला है ना दीगर कोई किसी चीज का मसला यहाँ क्या है, मार्च में आपने स्कूल बंद कर दिया। एक मिनट, हमारी फीस रुक गई, ये अप्रैल और मई कर दिया आपने बचकाना सवाल करने पे। हमने सर बता दें, हमने साल में कितने महीने होते हैं सर? जी, साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में कोई एक महीना बता दें जिसमें निजी स्कूल फीसें वसूल ना करते हो। मार्च की फीस तो नहीं मिली। नहीं, मैं वैसी बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। देखिए, बात दरअसल ये है 12 महीनों में से कोई एक महीना ऐसा जिसमें निजी स्कूल कोई एक महीना आप मुझे ऐसा बता दें जिस महीने में निजी स्कूल का कोई खर्चा नहीं होगा, स्टाफ की सैलरी नहीं सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं सर, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं सर। 2 महीने तो वैसी छुट्टी होती है। मैं आपको पहले सवाल के जवाब दे दूं, 15 दिन आप वैसी विंटर वेकेशन निकाल लें सर। सुने, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है सर। पहले सवाल का जवाब, जो आपने 56 स्कूल की बात की, हमने खुद ये रिलीफ दिलाया, हमने खुद ये मंजूर किया 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि वफाक ने, शफकत चीमा साहब जो है वफाक के मिनिस्टर, उन्होंने कहा, महमूद साहब उन्होंने कहा 5000 से जो ऊपर स्कूल्स हैं वो 20% देंगे, नीचे वाले नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनकी जरा आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती। फिर भी हमने बर्दाश्त कर लिया। हमने तमाम स्कूल को हिदायत दे दी। 9 तारीख को आपने नोटिफिकेशन निकाला, 10 तारीख से लेकर कम से कम 15-20 दिन तो स्कूल को खुलने दें, काउंटर को खुलने दें, पेरेंट्स को आने दें, फीस तो जमा होने दें। भाई असातिज़ा हमारे असासा हैं, हम उनको किसी भी सूरत में निकालना नहीं चाहते। ठीक है। ये वर्गला रहे हैं लोग। अच्छा। ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं लोग। अच्छा। वो हम किसी टीचर को निकालना नहीं चाहते। सर, जून जुलाई में आप लोग फीसें वसूल करते हैं सर। सर, जून जुलाई की तो इस बार नौबत ही नहीं आई ना, छोड़ दीजिए इस बार। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं ना, इस बार तो नौबत ही नहीं आई सर। ये अलग डिबेट है। इस बार तो नौबत ही नहीं आई। हम सिर्फ एक बात
बात आपके चैनल के तुफैल से ये कहना चाहते हैं अपने डायरेक्टोरेट, अपने मिनिस्ट्री को, ठीक है। कि आपने 9 तारीख को इजाजत दी, 10 तारीख से हमने काउंटर खोला है। आम दिनों में भी 20 दिन लगते हैं छोटे स्कूलों में फीस जमा होने में, जी। और अभी आप ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने दिया नहीं। बात दरअसल ये कि सबसे पहले नॉन टीचिंग को हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी टीचिंग की। अच्छा। हम अपने आसासा को जाया नहीं होने देंगे, हम किसी टीचर को निकालने वाला नहीं है। अच्छा। लेकिन हम ये जरा रिक्वेस्ट बच्चों का करते हैं, सलूक भी बता हम दें सर। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर फीसें वसूल नहीं की गई उस तादाद में, या किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे की फीस इस दौरान अदा नहीं की, तो उस बच्चे के साथ क्या सलूक हो गई? उस बच्चे के साथ कोई सलूक नहीं होगा। अच्छा। मैं जमानत दे रहा हूं छोटे स्कूल के हवाले से, 60% के हवाले अच्छा से जी। मैं जमानत दे रहा हूं, ठीक है। कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ, सिर्फ इतना जरूर होगा कि जो लोग अप्रैल में अप्रैल की फीस जमा नहीं करा रहे हैं, मई में मई की फीस जमा नहीं करा रहे हैं, मई के बाद जब आएंगे तो वो कंट्रीब्यूशन उनको नहीं मिलेगा। इस पे अगर मुझे कोई कंप्लेन मौसूल हो गई शरफुज़मा नहीं साहब? नहीं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। चलें, ठीक है। लोग- वाह भाई, अब एक बात रह गई, खाली मैं वो क्लियर कर दूं। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये कहना चाहता हूं कि जो नोटिस जारी किए गए 56 स्कूल्स को, ठीक है। खुदारा थोड़ा सब्र से, थोड़ा जब्त से काम ले। अभी जरा पैसे जमा होने दें। वालिदैन आके फीस ही नहीं दे रहे हैं तो हम कहां से देंगे, लेकिन हम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास रिजर्व फंड 1 महीने का होता है जो मार्च में हमने दे दिया। अच्छा। आप अप्रैल मई की फीस की बात कर रहे हो, हमारे पास तो मार्च की फीस भी नहीं आई। अच्छा। हम सिंध गवर्नमेंट को कहते हैं हमारी तर्जुमानी करें, जी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कहते हैं आप हमारी तर्जुमानी करें, आप फौरी तौर